तो हमारे साथ आज हैं देश के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। इस वक्त लगभग 33 करोड़ बच्चों का भविष्य इनके हाथ में आ गया है और साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, वो है कोरोना वायरस के महामारी की, जिसमें तमाम स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और बच्चे परेशान हैं कि करना है तो क्या करना है। एकाएक जो ये महामारी आई है और ये पूरी दुनिया के सामने गहरे संकट का एक समय आया है, लेकिन जैसे आपने कहा कि उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम लोगों ने, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि यदि बड़ी चुनौती हो और उस बड़ी चुनौती का डट कर के मुकाबला हो तो वही चुनौती अवसरों में भी तब्दील होती है। और हमारी शिक्षा मंत्रालय ने इसकी कोशिश की कि हम उन बच्चों को एक साथ जो घरों पर हैं उनको हम ऑनलाइन शिक्षा दे सकें। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बच्चों को निराश नहीं होने दिया, अभिभावकों को परेशान नहीं होने दिया और पूरा देश एक साथ हम ऑनलाइन पर लाए हैं। और आज हम अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर के उस बच्चे को संभाल रहे हैं और उसका पाठ्यक्रम भी सुनिश्चित। लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलना चाहिए, जब बच्चों को भी यही नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या होगा, तो फिर किस तरह के अवसर मिलेंगे आगे जाकर, एडमिशन के अवसर या फिर जॉब के, इस पर क्या है तैयारी? नहीं, बच्चों को मालूम है उनका भविष्य क्या होगा, वो तय हो गया। जो अस्थिरता थी वो अस्थिरता खत्म कर दिया हमने। अस्थिरता थी अभिभावकों के मन में, पता नहीं क्या होता है, घर पर पढ़े, बच्चों के मन में भी थी कि अब क्या होगा, लेकिन उस अस्थिरता को तो हमने ख़त्म कर दिया। हमने कहा जो छूटे हुए पेपर हैं वो समय पर होंगे। सीबीएसई के जो पेपर हैं उसकी तिथियां निश्चित की हैं कि इस 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वो पेपर होंगे। हमने कहा कि जो नीट है, जेईई है, मेंस और मेन के अलावा जो जेईई एडवांस है, इन सब की तिथियों को भी हमने निश्चित किया। आपने एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है जुलाई के महीने में कि जेईई भी होगा, नीट भी होगा, सीबीएसई की परीक्षा भी होगी। क्या बहुत बड़ा टास्क नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में? कैसे करेंगे उतने सारे क्लासरूम का अरेंजमेंट, या कैसे इतने बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स एक साथ परीक्षा देंगे? देखिए, हमारे सीबीएसई बोर्ड के लगभग 71 प्रश्न पत्र तो हो गए थे। तो लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएँ जांचने के लिए हैं। अब जो 29 विषय रह गए हैं, जो प्रश्न पत्र, केवल हमें उनका ही करना है। और उसके लिए भी हमने ये तय किया है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सीबीएसई के हमारे लगभग 5000 से भी अधिक परीक्षा के केंद्र थे, लेकिन उनको अब हमने उन केंद्रों पर नहीं जाएंगे बच्चे, अब जाएंगे बच्चे तो अपने ही स्कूल में उनकी परीक्षा होगी। बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, अभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। जब वो परीक्षा देने जाएंगे तो परफॉर्मेंस का उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, उसके बाद उनके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने का डर होगा, संक्रमण से बचने का डर होगा, और कुल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मानसिक तौर पर भारी होगा। जो लिखने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लगता है परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उनको तैयारी होती है तो उनके नंबर जो मेरिट बनती है तो वो उसमें है, उनका दबाव है कि परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए, और इसीलिए ये सारी सुविधाएं उनके लिए दे रहे हैं। मुझे भरोसा है कि मेरा बच्चा बिल्कुल तनाव में नहीं है, मस्ती के साथ वो एग्ज़ाम देगा। और फिर इस बीच उसको वक्त मिला है और फिर हमने ऑनलाइन उसको सारी सुविधाएं देने की कोशिश की, जिस सीमा तक भी हम कर सकते थे। लेकिन उस ग्रेट डिजिटल डिवाइड का क्या, जो इंडिया में है? आज भी 23-24% लोगों के ही घरों में इंटरनेट है, और गाँव में कई बच्चे तो मोबाइल फ़ोन पर ही डिपेंडेंट हैं, उनके पास डेस्कटॉप भी नहीं होता है कि वो पढ़ाई करें। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि सबको शिक्षा मिल रही है ऑनलाइन पूरी? देखिए, अचानक ये जो परिस्थिति आई ये किसी को भी पता नहीं था, और उसको कुछ नहीं मिलने से कुछ मिल रहा है, बल्कि कुछ से और आगे मिल रहा है। हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरे ऑनलाइन जो शिक्षा है इन परिस्थितियों में, क्योंकि और कोई विकल्प अभी आपके पास दिखता नहीं है, तो अध्यापकों को मदद से जो हम लोगों ने ये पाठ्यक्रम ऑनलाइन दीक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा और ई पाठशाला, इस पर सीबीएसई के भी और एनसीईआरटी के भी सारे कोर्सेज हैं।
अंतिम छोर पर रहने वाले बच्चे को भी शिक्षा दें और वो भी वंचित न रहे, हमारी नज़र उस पर है। यदि उसके पास इंटरनेट नहीं है और यदि उसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको उसी ढंग का पाठ्यक्रम करके हम उस स्थान पर लाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में तो रेडियो का भी प्रयोग करेंगे। आपको जो ये चुनौती मिली है, क्या उसके लिए शिक्षा तंत्र तैयार था इस चुनौती को लेने के लिए जो आपको विरासत में मिला? देखिए, कोई भी तैयार कहाँ होता, किसको मालूम था ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, हम लोग भविष्य की तैयारियों में जुटे हुए थे कि एक दिन ऐसा ज़रूर आना है जब शिक्षा को ऑनलाइन होना है। एक दिन ज़रूर आना है जब दूरस्थ क्षेत्र में बैठे बच्चे को भी सभी वो सुविधाएं मिले जो शहरों में रहने वाला बच्चा है। तो इसकी जो तैयारी में हम लोग जुटे थे, वो एकाएक जैसे आया तो हमने और स्पीड बढ़ाई उसकी, और बहुत तेज़ी से बढ़ा करके हमने काफ़ी कुछ उसको पकड़ने की कोशिश की। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भारत में शिक्षा तंत्र जो है वो कभी किसी सरकार की प्रायोरिटी रहा है? क्योंकि अगर रहता तो इसके लिए बजट ज़्यादा एलोकेट होता, कैटेगरी सी में नहीं रखा जाता इसको। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं है। हमने ज्ञान जब बाहर की फैकल्टी को हम यहाँ लाएंगे, लेकिन अब ज्ञान प्लस क्या हमारी फैकल्टी भी बाहर जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाहर का नौजवान छात्र हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आना चाहिए और हिंदुस्तान का अध्यापक टीचर दुनिया को पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। जिस तरह से 7.5 लाख के करीब छात्र बाहर जाते हैं हर बार, कन्फ्यूजन की घड़ी है कि वो ये सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा उनके भविष्य का, और आपने कहा कि उनको यहीं पर पढ़ने का मौका दिया जाएगा। क्या इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है भारत में? देखिए, मैं उन छात्रों से और उनके अभिभावकों से, दोनों से मैं अपील करूंगा कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ये समीक्षा करेंगे कि हमारा शिक्षा का स्तर क्या है, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे शिक्षा का स्तर ये है कि दुनिया की शीर्ष जो कंपनियाँ हैं, उन शीर्ष कंपनियों के CEO जितने भी लगभग अधिकांश प्रतिशत वो हिंदुस्तान से पढ़ करके गया नौजवान है। तो हमारा स्तर कहाँ है? यदि वो विदेशों में ज़्यादा अच्छी शिक्षा थी तब तो सब वहीं के छात्र उन श्रेष्ठ कंपनियों को CEO होते। लेकिन ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। आपको जब मैं सूची दूंगा, ये कंपनी और वो मेरा चाहे खड़गपुर से है, चाहे IIT दिल्ली से है, और चाहे मद्रास से है, चाहे मुंबई से है, और चाहे कानपुर से है, चाहे वो गुवाहाटी से, हमारी जितनी IIT है, IIM हैं, NITs हैं, आइसर हैं, यहाँ से निकलने वाले बच्चा और दुनिया में छाया हुआ है। हमारा स्तर, हमारा NIT है, हमारा IIM है। आप सोचिए 125 करोड़ की आबादी है, आप 33 करोड़ बच्चे हैं, क्या उनके लिए उतने संस्थान हैं? बहुत संस्थान है और बढ़ाएंगे हम इनको। प्राइवेट स्कूल फीस ना लें, क्योंकि शिकायतें आई हैं कि फीस अभी भी उतनी ही ली जा रही है। हम जब शिक्षा दे रहे हैं, जब सब जगह बेसिक स्कूल हैं और उसमें हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं पूरे देश में, हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत दे रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य क्यों नहीं हो, वो सब दे रहा है। उसके जो सरकारी स्कूल है उसमें आने की मनाही नहीं है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? जाए ना उन्हें स्कूलों में, नहीं, लेकिन क्या इस नियम कानून के दायरे में प्राइवेट स्कूलों को भी नहीं आना चाहिए? नहीं, वो पढ़े ना। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पढ़ने की आप छात्र पर केंद्रित होइए, अब संस्थाओं को पर केंद्रित मत होइए। नई शिक्षा नीति की जो आप बात कर रहे हैं, एक कौन सी वो फिलॉसफी हो बच्चों के मतलब बचपन से पढ़ाई से लेकर युवा होने तक, वो फिलॉसफी वो रखें अपने साथ? ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान प्रौद्योगिकी और तकनीकी से युक्त होगी, समृद्ध होगी, लेकिन ये भारत केंद्रित होगी। कौन से भारत का मूल्य जिसकी आपने चिंता की है, इसकी सारी दुनिया चिंता कर रही है। इन जीवन मूल्यों की शिक्षा हमारी प्राथमिकता होगी, जो स्थानीय भाषा में होगी। हम भारत की जो 22 भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में सशक्त करेंगे, चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, वो चाहे उड़िया है, वो चाहे उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, ये हमारे देश की जो 22 भारतीय भाषाएं, इनको और सशक्त करेंगे। और इसके माध्यम से हम ग्लोबल बनेगा ना। हम ये देश, हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश है, ये दुनिया में छाएगी। हमारा जो विजन है, हमारा जो संस्कार है
और जो हमारे जीवन मूल्य हैं जिसकी आज दुनिया को ज़रूरत है, वो सभी उसी पाठ्यक्रम के साथ जोड़ते हुए लेकर के जाएंगे हम उसको। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, जब ये दुनिया बदल रही है कोरोना दौर के बाद, तो आप कैसा देखते हैं, क्या क्या बदलाव आएंगे? वो तो पूरी दुनिया में ही बदलाव आएंगे। इस कोरोना के बाद दुनिया का अपने तरीके का एक दुनिया होगी। स्वाभाविक ये है कि सभी पूरी दुनिया का हर देश, हर व्यक्ति, हर परिवार इन परिस्थितियों को झेल रहा है और सभी देश अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। हमने भी वो तैयारी कर रहे हैं, जहाँ हम शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम अनुसंधान की तैयारी कर रहे हैं, हम तकनीकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैसे करके हमको गांव के साथ जोड़ना है, ये सभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश और समृद्ध होगा, सशक्त होगा। स्कूल कब खुल पाएंगे? स्कूल कॉलेज बच्चे वापस कब जा पाएंगे? हम आशा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम उसका रिजल्ट भी घोषित करेंगे, ये नई परीक्षाओं का प्लस जो तो परीक्षाएं स्कूल कॉलेज फिर अगस्त के बाद ही खुल पाएंगे? बिल्कुल। क्योंकि कोरिया जैसे देश में देखा गया कि उन्होंने स्कूल खोल दिया लेकिन अगले दिन ही उनको स्कूल बंद करना पड़ा। हाँ, नहीं, हम अगस्त के बाद स्कूलों को खोलने की